हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मुद्रा एवं उसके कार्य के बारे में। मुद्रा और उसके क्या क्या कार्य होते हैं इसकी बात करेंगे। मनी एंड इट्स फंक्शन की। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली। इस वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या क्या समस्याएं हैं इसके बारे में देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम के अंतर्गत। फिर हम लोग मुद्रा की परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। बहुत से अर्थशास्त्रियों ने बहुत सारी मुद्रा की परिभाषाएं दी हैं। तो डिफिनीशन ऑफ मनी को हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि ऑरिजिन ऑफ मनी, मुद्रा का विकास किस प्रकार से हुआ था। फिर इसके बाद हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ मनी, मुद्रा के कार्य क्या क्या हैं। तो आने वाले कुछ वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा नहीं थी, मनी नहीं था, तब कैसे ट्रांजैक्शन होता था। तो उस समय क्या होता था, वस्तुओं के बदले में वस्तुओं का विनिमय होता था। मान लेते हैं आपके पास अगर चावल है और आपको गेहूं की आवश्यकता है, तो आप इस चावल से गेहूं को बदल सकते थे। यानी मुद्रा की अनुपस्थिति में या मनी की अनुपस्थिति में, एक्सचेंज में क्या होता था, हम वस्तुओं को वस्तुओं से बदलते थे। तो इस जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, इसकी कुछ समस्याएं थी और उन समस्याओं को हम लोग देखेंगे। तो उनमें से एक समस्या जो यहाँ आप देख रहे हैं, दोहरे संयोग के अभाव की समस्या, एक समस्या ये है। बाकी की समस्याओं को भी हम लोग देखेंगे और उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली समस्या क्या है बार्टर सिस्टम की। बार्टर सिस्टम मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली। इसकी पहली समस्या है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, इच्छाओं के दोहरे संयोग की समस्या। दूसरा क्या है, प्रॉब्लम ऑफ कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, मूल्य के सामान्य मापक की समस्या। तीसरा क्या है, हाई सर्च एंड ट्रांजैक्शन कास्ट, खोज और लेन देन की उच्च लागत। चौथी समस्या क्या है, हाई स्टोरेज कॉस्ट, भंडारण की उच्च लागत। देखिए पहला समस्या क्या था आपका, हिंदी में हो जाएगा इच्छाओं का दोहरे संयोग की समस्या। दूसरा क्या है, मूल्य की सामान्य माप की समस्या। तीसरा क्या है, उच्च खोज और लेन देन लागत। अंतिम है आपका उच्च भंडारण लागत। तो अब हम एक एक करके इन समस्याओं को देखते हैं। तो पहला हमारा क्या है, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस, दोहरे संयोग की समस्या। इसको समझने के लिए मैं मान लेता हूँ कि एक व्यक्ति है। ठीक है, ये क्या है, एक व्यक्ति है, इसके पास चावल है। ठीक है, और इसको आवश्यकता है वीट की, गेहूं की आवश्यकता है। तो ये व्यक्ति क्या करेगा, जब अर्थव्यवस्था में मनी नहीं है, एब्सेंस ऑफ मनी या मुद्रा नहीं चल रहा, तो उस समय क्या होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। तो उस समय क्या करेगा, ये किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करेगा जिसके पास क्या हो, गेहूं हो। ठीक है, तो पहला क्या हुआ, इस व्यक्ति को खोजेगा जिसके पास गेहूं हो। साथ ही साथ ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को भी चावल की आवश्यकता हो। ये क्या हो गई, दोहरे संयोग की समस्या। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। मान लेते हैं आपको कोई व्यक्ति मिल गया जिसके पास गेहूं है, लेकिन इसे हो सकता है आपके चावल की आवश्यकता ना हो, तो विनिमय नहीं हो पाएगा, ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा, आपका एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, समय लगेगा और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। दूसरा क्या समस्या आता है आपका, प्रॉब्लम ऑफ कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, जैसे क्या हो गया, टेबल हो गया, फैन हो गया, पेन हो गया, वीट हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, पल्स दाल हो गया। ठीक है, अब इस समय क्या है, इस टेबल आपको चाहिए, तो इस टेबल का मूल्य भी क्या है, पैसे में है। मान लेते हैं 1000 रुपये का टेबल है, 1500 का पंखा है, 20 रुपये की पेन है। गेहूं आपका है 30 रुपये किलो, चावल 50 रुपये किलो और दाल 150 रुपये किलो। यानी हर चीज़ का मूल्य क्या है, अभी तो पैसे में है,
लेकिन जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो कोई भी कॉमन मेजरमेंट नहीं था, बहुत ज़्यादा समस्या होती थी। जैसे इसी केस में ऊपर वाले में, अब ये दोनों आदमी मिल गए, ठीक है, इसको गेहूं की आवश्यकता थी इस व्यक्ति को और इसे चावल की आवश्यकता थी। अब इन दोनों में तय होगा कि कितने गेहूं के बदले में कितना चावल देना पड़ेगा, किस अनुपात में विनिमय होगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन जब मुद्रा आ गया तो ऐसी समस्या नहीं है, सभी चीज़ का मूल्य पैसे में है और आप आसानी से चीज़ों को खरीद सकते हैं। फिर क्या है, हाई सर्च एंड ट्रांजेक्शन कास्ट, उच्च खोज एवं लेन देन की लागत। तो देख ही रहे हैं आप, पहले तो ढूंढना पड़ेगा व्यक्ति को, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, उच्च खोज और लेन देन की लागत, ठीक है। फिर चौथा क्या है आपका, हाई स्टोरेज कॉस्ट, भंडारण की बहुत ऊंची लागत लगेगी। जैसे ये व्यक्ति था, इस व्यक्ति ने राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा किया, चावल का बहुत ज़्यादा उत्पादन कर लिया। अब समस्या आ गई कि अब इस उत्पादन को ये रखेगा कैसे, वस्तु विनिमय प्रणाली में इस उत्पादन को रखेगा कैसे, ठीक है। चावल को या तो किसी एक बहुत बड़े स्पेस की आवश्यकता होगी, एक गोदाम में रखे, ठीक है। जब गोदाम में रखेगा तो क्या हो जाएगा, कुछ तो सड़ जाएगा, ठीक है, तो रखने की भी लागत होगी, साथ ही साथ खराब भी हो जाएगा। अगर विनिमय भी कर लेता है तो इसके बदले में भी कुछ वस्तु मिलेगी, उसे भी रखने की समस्या होगी, ठीक है। लेकिन आज क्या है, आज आप चाहे जितना भी प्रोडक्शन कर लो, क्या करेगा ये, ले जाएगा मार्केट में, ले जाकर बेच देगा और उसके बदले में पैसा ले जाके अपने बैंक में जमा कर लेगा। और पैसा किसी को कितना भी देंगे वो आसानी से कहीं भी रख लेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। पैसा रखने की समस्या किसी को भी नहीं होती है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कई परिभाषाएं अर्थशास्त्रियों ने दी हुई हैं, उन परिभाषाओं को हम लोग देखेंगे। तो ये जो परिभाषाएं हैं इसमें याद करने का कार्य आपका है, मैं केवल पढ़ के परिभाषा बता देता हूँ। एग्जाम में ये पूछ सकता है इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ, अन्यथा इसकी कोई बहुत आवश्यकता मुझे नहीं लगती है, फिर भी इसको हम देखते हैं। तो आप परिभाषाओं को वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा और उन्हें याद करने का भी प्रयास करिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए जो परिभाषाएं हैं उसको हमने अ, कई भागों में बांटा हुआ है। पहला क्या है, डिफिनीशन बेस्ड ऑन नेचर, प्रकृति के आधार पर परिभाषाएं। इसके अंतर्गत हम लोग 3 प्रकार की परिभाषाएं देखेंगे। जनरली एक्सेप्टेड डिफिनीशन, सामान्य तौर पर स्वीकृत परिभाषा। इसके अंतर्गत हम लोग मार्शल की परिभाषा, कीन्स की परिभाषा, रॉबर्टसन, सेलिंगमैन, क्राउथर और एली की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव या फंक्शनल डिफिनीशन, वर्णनात्मक या कार्यात्मक परिभाषा। तीसरा परिभाषा, इसके अंतर्गत हम कॉल्बर्न, विस्ली और नगारो की परिभाषाओं को देखेंगे। फिर तीसरा आपका है लीगल डिफिनीशन। लीगल डिफिनीशन में हम लोग नैप और हॉटरे की परिभाषा को देखेंगे। फिर दूसरा आता है डिफिनीशन बेस्ड ऑन एक्सटेंशन। जनरली बुक में इतना ही दिया रहता है, कुछ किताबों में ये भी दे दिया है, तो मैंने इसको भी थोड़ा सा कंसिडर कर लिया है। तो इसमें क्या है, नैरो डिफिनीशन, संकीर्ण परिभाषा, रॉबर्टसन की परिभाषा, ठीक है। फिर है लिबरल डिफिनीशन, हार्टले, विदर्स, वॉकर, इन लोगों ने दी थी। तो इसमें क्या, लिबरल मतलब उदारवादी परिभाषा। तीसरा क्या है, मॉडर्न डिफिनीशन, जो आधुनिक परिभाषा है, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग जो कई अप्रोचेज हैं परिभाषाओं के, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये एग्जाम में पूछता है। तो इसमें पहला अप्रोच क्या है, ट्रेडिशनल डिफिनीशन या ट्रेडिशनल अप्रोच, परंपरागत दृष्टिकोण। दूसरा क्या है, शिकागो दृष्टिकोण। तीसरा है गोरले सा अप्रोच, ठीक है। चौथा आपका है सेंट्रल बैंक अप्रोच। हम एक एक करके इनका देखेंगे, जहाँ पे आवश्यकता हो कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, नहीं तो आप उसको याद कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरली एक्सेप्टेड डिफिनीशन, सामान्य तौर पर स्वीकृत परिभाषा। इसका हिंदी क्या होगा, सामान्य तौर पर स्वीकृत परिभाषा। तो इसमें हम लोग किसकी किसकी परिभाषा देखेंगे, रॉबर्टसन की परिभाषा, मार्शल की परिभाषा और सेलिंगमैन की परिभाषा, साथ ही साथ
क्राउथर की परिभाषा को भी देखेंगे। यहाँ पे एक बात नोट करने लायक है, ये जो क्राउथर की किताब है, क्राउथर की बुक का नाम है एन आउटलाइन ऑफ मनी। ये कुछ एग्जाम में पूछा हुआ था, क्राउथर की किताब का नाम। फिर इसके बाद है आपका कीन्स का परिभाषा। अब इन्हीं परिभाषाओं को हमने यहाँ हिंदी में दिया हुआ है। रॉबर्टसन ने क्या कहा है कि वह कुछ भी जो वस्तुओं के भुगतान या अन्य प्रकार के व्यावसायिक दायित्वों के निर्वहन में व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है, मुद्रा के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, मनी की परिभाषा ये दिया हुआ है। मार्शल ने क्या कहा है, मुद्रा में वे सभी चीजें शामिल हैं जो किसी भी समय और स्थान पर बिना संदेह या विशेष जांच के वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और खर्चों के भुगतान करने के साधन के रूप में प्रचलित होती हैं। इनकी परिभाषा क्या कह रही है कि सामान्य तौर पर जिन चीज़ों को लोग विनिमय के माध्यम के रूप में, ऋणों के भुगतान के रूप में बिना किसी संदेह के अपने पास रख लेते हैं, वही क्या है, मुद्रा है। तीसरा क्या है, सेलिंगमैन की परिभाषा। यहाँ पैसा लिखा गया है, इसको आप मुद्रा पढ़ेंगे। मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त होती है। चौथा आपका क्राउथर का परिभाषा, वह कुछ भी जो आमतौर पर विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार है और उसी समय में एक मूल्य मापक और मूल्य के भंडार के रूप में भी कार्य करता हो। देखिए इसमें कुछ बातें हैं, क्या है, पहला विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उसी समय क्या है, एट द सेम टाइम वो क्या है, मूल्य का मापक है, स्टोर ऑफ वैल्यू, सॉरी मीजर ऑफ वैल्यू, मूल्य का भंडार। तो ये जब मैं मुद्रा के कार्य बताऊंगा तो वहाँ पे इन चीज़ों का डिटेल में बात होगी। फिलहाल ये जान जाइए, ये तीन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। चौथा आपका है कीन्स का परिभाषा है। कीन्स क्या कहते हैं कि मुद्रा वह है जिसके द्वारा ऋण समझौतों और मूल्य समझौतों को पूरा किया जाता है और जिसके रूप में सामान्य क्रय शक्ति का भंडार रखा जाता है। तो ये परिभाषाएं आप याद करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिए। फिर दूसरा है डिस्क्रिप्टिव डिफिनेशन। डिस्क्रिप्टिव डिफिनेशन में हार्टले की परिभाषा इंपॉर्टेंट है। हार्टले विदर्स इसको बोलते हैं। ये क्या कहते हैं कि मनी इज व्हाट मनी डज, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ठीक है, और ये इंटरनेट पे थोड़ा सा मुझे ढूंढने में दिक्कत हुआ है। ये जो परिभाषा है ये एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, किसी एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको रख दिया है, मनी इज व्हाट मनी डज। तो कहीं कहीं हार्टले विदर्स दिया हुआ है और कहीं कहीं क्या दिया हुआ है, वाकर दिया है। अगर दोनों रहेगा तो आपको दोनों पे लगाना है, ए बी दोनों करके ऑप्शन आएगा। नहीं तो दोनों में से किसी का नाम आपको दिख जाता है, हार्टले विदर्स का चाहे वाकर का, आप उसको टिक करेंगे। ठीक है, फिर थॉमस की परिभाषा भी इसी में आती है, तो आप इसको देख लेंगे। कॉलबोन की परिभाषा भी है, हिंदी में देखते हैं इनको। हार्टले के अनुसार क्या है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, मनी इज व्हाट इट डज। यहाँ पे वाकर लिख दीजिएगा, वाकर, वाकर ने भी सेम बात कही है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन मैंने बताया था इसके बारे में। फिर थॉमस की परिभाषा है, मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य सहमति द्वारा मूल्य का मापक, क्या भाई, मूल्य का मापक, मूल्य का साधन और सभी वस्तुओं के लिए विनिमय के माध्यम के रूप में चुना जाता है। एडी कॉलबोन क्या कहते हैं, मुद्रा को मूल्यांकन और भुगतान के साधन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक, अब जो तीसरा डिफिनीशन है, इसमें दो लोगों की डिफिनीशन आती है मुख्य रूप से, एक नैप की डिफिनीशन आती है और एक हॉटरे की डिफिनीशन आती है। नैप की डिफिनीशन क्या कहती है, वह कुछ भी जो राज्य द्वारा, जिसको राज्य मतलब सरकार, सरकार द्वारा मुद्रा के रूप में परिभाषित किया गया है, वही क्या है, मुद्रा है। हॉटरे क्या कहते हैं कि मुद्रा न केवल उसके वैध मुद्रा होने के आधार पर परिभाषित किया जाता है बल्कि उसे लेखे की इकाई, अकाउंटिंग की यूनिट भी के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, सभी खाते इसी में रखे जाते हैं। तो ये परिभाषा आप याद करेंगे। फिर क्या है, डिफिनीशन बेस्ड ऑन एक्सटेंशन, विस्तार के आधार पर परिभाषा। तो इसमें पहला क्या है, नैरो डिफिनीशन। नैरो डिफिनीशन मतलब संकीर्ण परिभाषा, जो कि
मतलब संकीर्ण मानसिकता, एक कहते हैं ना कि इनकी मानसिकता बहुत छोटी है, तो ये क्या है, संकीर्ण परिभाषा है। इसमें बहुत कम चीज़ों को परिभाषा मुद्रा के रूप में माना है। ठीक है, जैसे मुद्रा के रूप में क्या हो सकता है आपका, सिक्का हो सकता है, नोट हो सकता है। ठीक है, जो विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग हो रहा है वो सभी चीज़ें क्या हो सकती है, पैसा हो सकती है। ठीक है, जैसे कहीं पे अ, गाय को विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, गेहूं को यूज किया जा रहा है, तांबे पीतल की वस्तुओं को यूज किया जा रहा है मुद्रा के रूप में। ठीक है, तो ये जो परिभाषा है इसने क्या किया, बहुत सीमित चीज़ों को मुद्रा के रूप में शामिल किया हुआ है। इसने क्या कहा है, तो इस वर्ग में रॉबर्टसन और उसके समर्थकों की परिभाषा आती है। ठीक है, तो उनके अनुसार विस्तृत क्षेत्र में भुगतान के लिए स्वीकार की जाने वाली वस्तु मुद्रा है। ठीक है, तो मुद्रा के रूप में क्या क्या लोग आसानी से स्वीकार कर लेंगे, अगर वो मुद्रा सोने की हो या चांदी की हो तो कोई भी आपत्ति नहीं होगा, कोई भी देश होगा इसे स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, सभी देशों का इसमें विश्वास होता है। तो ये क्या है, एक बहुत ही नैरो डिफिनीशन है, इसमें इसने क्या किया हुआ है, केवल धातु मुद्रा को ही मुद्रा माना है। ठीक है, मेटेलिक मनी को ही इसने क्या माना है, मुद्रा माना है। तो ये क्या है, संकीर्ण मानसिकता है। ठीक, दूसरा क्या है आपका, लिबरल डिफिनीशन। लिबरल डिफिनीशन में आपका हार्टले विदर्स और वाकर की परिभाषा आती है, जो क्या कहती है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो इसमें जो मुद्रा का कार्य कर रहे हैं, यानी मुद्रा के जो कार्य हैं, ठीक है, उस टाइप का जो भी काम करेगा उसको हम मुद्रा में शामिल कर लेंगे। तो जैसे क्या हो गया, चेक, कभी कभी आप क्या करते हैं, पेमेंट चेक के माध्यम से करते हैं। बहुत से एग्जाम में बैंक ड्राफ्ट बनवाया जाता था। ठीक है, तो ये बैंक ड्राफ्ट हो गया, विनिमय विपत्र हो गए, हुंडी हो गए, ये सब मुद्रा की रूप में शामिल करता है। साथ ही साथ अगर कोई अल्प विकसित देश है जहाँ पे, वहाँ पे नारियल, सीप, गेहूं, इन सभी को भी हम लोग क्या करते हैं, मुद्रा के रूप में शामिल करते हैं। ठीक है, ये वही हार्टले विदर्स की परिभाषा यहाँ भी है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह दृष्टिकोण सीमित रूप से स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, इसने ये क्या है, बहुत ज़्यादा लिबरल है, इसने क्या किया, सभी चीज़ों को मुद्रा के रूप में शामिल कर लिया है। चेक, बिल, हुंडी, ये होगा आपका साख पत्र होगा, साख पत्र। भुगतान के लिए तो उचित माध्यम है किंतु उनके संग्रह नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका संग्रह नहीं कर सकते, जैसे चेक को आप नहीं रख सकते, पैसे को तो रख रहे हैं, बिल ये सब वो रखा नहीं जाता है, इसलिए इसको मुद्रा मानना ठीक नहीं है। आधुनिक दृष्टिकोण क्या कहता है, तो इसमें आपका मुख्य रूप से मार्शल और एली की परिभाषा आती है। इसने क्या किया है, धातु के सिक्के और कागज के नोटों को ही मुद्रा के रूप में शामिल किया हुआ है। आप इसमें एली और मार्शल की परिभाषा को देखेंगे। ठीक है, अब जो आपको समझने वाली बात है, ये जो विभिन्न अप्रोच हैं, तीन अप्रोच, तीन का चार अप्रोच हैं, इन चारों अप्रोच को आपको समझना होगा। तो पहला कौन सा आपका है, ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, ये परिभाषा के अंतर्गत भी इसको लिया गया जाता है और दृष्टिकोण के अंतर्गत भी रखा जाता है। तो पहला दृष्टिकोण क्या है, ये इसको बोलते हैं परंपरागत दृष्टिकोण, इसको करेंसी संप्रदाय भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है कि मुद्रा के अंतर्गत क्या आएगी, जो मुद्रा चलन में है वो आएगी, साथ ही साथ मांग जमा आएगी। यानी मनी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, मनी बराबर करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट जैसे सेविंग बैंक में आपने खाता खोला हुआ है, बचत खाता खोला हुआ है, जब आपको पैसे की आवश्यकता होगी बैंक जाएंगे, पैसा निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिमांड डिपॉजिट होगा। तो सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट भी होता है जो बिजनेसमैन खोलते हैं, उन दोनों अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मांग जमा। ठीक है, तो इस अप्रोच ने क्या कहा है कि जो करेंसी है, करेंसी मतलब समझ रहे हैं आप, करेंसी को हमने क्या बोल दिया हिंदी में, चलन। करेंसी में दो चीज़ें आएंगी, एक आएगा आपका सिक्का आएगा, दूसरा क्या आएगा, पेपर नोट्स आएंगे। ठीक है, तो इसने क्या किया है, कहा है कि मुद्रा में केवल चलन और मांग जमा शामिल होती हैं।
चलन जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, करेंसी, और मांग जमा को क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में हमने क्या क्या रखा हुआ है, सेविंग अकाउंट को रखा हुआ है और करेंट अकाउंट को रखा हुआ है, चालू खाता और बचत खाता को रखा हुआ है। ठीक है, यानी ऐसी मुद्रा जिसको हम लोग जब समय पड़ेगा तो मांग लेंगे। ठीक है, दूसरा दृष्टिकोण है शिकागो अप्रोच। शिकागो दृष्टिकोण के प्रवर्तक हैं मिल्टन फ्रीडमैन। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि हम मुद्रा में केवल चलन और मांग जमा को ही शामिल नहीं करेंगे बल्कि समय जमा को भी शामिल करेंगे। तो देखिए क्या कर रहा है, पहले वाले ने क्या किया था, केवल करेंसी और डिमांड डिपॉजिट के लिया हुआ था, और इसने क्या कर दिया है आपका, मनी इज इक्वल टू करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट, साथ ही साथ टाइम डिपॉजिट। ये समय जमा क्या है, जैसे आप बैंक में कुछ पैसा क्या करते हैं, ले जाके फिक्स्ड कर देते हैं। ठीक है, तो जो पैसा आपने फिक्स कर दिया 2 साल के लिए या 5 साल के लिए, तो वो हमारा हो गया समय जमा, फिक्स डिपॉजिट। सावधि जमा खाता, ठीक है, तो इसने सावधि जमा खाता को भी मुद्रा के रूप में माना है। इनका कहना है मिल्टन फ्रीडमैन का कि सावधि जमा को भी हम आसानी से जाएंगे, थोड़ा एप्लीकेशन वगैरह लिख के पैसे को निकाल लेंगे, कोई ज़्यादा समस्या नहीं होगी, इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे, मुद्रा के रूप में रखेंगे। तो ये तीसरा दृष्टिकोण है इसमें, सी वाला, गुर्ले शा का अप्रोच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, गुर्ले एंड शा। इनकी किताब का नाम क्या है, मनी इन अ थियरी ऑफ फाइनेंस, जो कि इन्होंने 1960 में लिखी थी। तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि गैर बैंकिंग, नॉन बैंकिंग संस्थाएं जो है, नॉन बैंकिंग इंटरमीडियरी हैं, जैसे आपने देखा होगा LIC हो गया आपका, बजाज फाइनेंस हो गया, तो ये सब क्या है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं हैं जो कि उधार देती हैं। ठीक है, कुछ पैसे भी जमा करवाती हैं, जैसे आपने LIC खोला हुआ है, तो उसका प्रीमियम आप जमा कर रहे हैं लेकिन वो तुरंत आप निकाल नहीं पाते हैं, तो इसने क्या किया है कि इन सभी चीज़ों को भी मुद्रा के रूप में शामिल कर दिया है। क्या क्या शामिल किया भाई, गुर्ले एंड शाह ने, ये चालान नहीं भाई, ये चलन है, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, चलन प्लस मांग जमा प्लस समय जमा, साथ ही साथ ये वाला पोर्शन इन्होंने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, गैर बैंकिंग मध्यस्थों के ऋण पत्र। गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थों के ऋण पत्र, बचत जमा, शेयर्स, बॉन्ड और इंश्योरेंस रिजर्व। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। लोन सर्टिफिकेट ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, सेविंग डिपॉजिट, शेयर्स, बॉन्ड एंड इंश्योरेंस रिजर्व, ये किसने ऐड किया है, गुर्ले एंड शॉ ने ऐड किया है। चौथा आपका आता है केंद्रीय बैंक या रेड क्लिफ कमिटी का दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण ने क्या किया है, इसने क्या किया है, इसने एक और चीज को जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया है इसने, असंगठित क्षेत्र की साख को भी इसने इसके अंतर्गत जोड़ दिया है। ठीक है, तो आपको ये याद करना है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम देखें तो जो मुद्रा के कार्य हैं उसको हम मुख्य रूप से 4 भागों में बांट सकते हैं। तो क्या है, मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फॉर अ मीडियम, अ मीजर एंड स्टैंडर्ड एंड अ स्टोर। ठीक है, मुद्रा 4 कार्यों का विषय है। मुद्रा के कार्य हैं केवल 4, विनिमय, मापक, मान और भंडार। तो ये आप एक इसको याद कर लीजिएगा। क्या है भाई, एक बार फिर सुनिए, मुद्रा के कार्य हैं केवल 4, विनिमय, मापक, मानक और भंडार। इसके बारे में मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, मुद्रा के कार्यों के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिलहाल के लिए इतना जान जाइए। तो ये परिभाषाओं से हमें ये 4 बातें मिली हैं, सभी परिभाषाओं से। अब हम बात करते हैं कि ऑरिजिन ऑफ मनी, मुद्रा के विकास के बारे में। तो इतिहास के दौरान मुद्रा 5 अलग अलग चरणों में विकसित हुआ है, इसको भी आपको याद ही करना है। ठीक है, मैं जहाँ पे आवश्यकता पड़ेगा आपको समझाऊंगा, नहीं तो मैं भी सीधे पढ़ते हुए चल रहा हूँ। पहला क्या है आपका भाई, कमोडिटी मनी। दूसरा क्या है, मेटेलिक मनी, धात्विक मनी। तीसरा क्या है, कागजी मुद्रा। चौथा है क्रेडिट मनी और पांचवा है
इलेक्ट्रॉनिक मनी। अब एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। ये इंग्लिश में आपका कमोडिटी मनी, मेटेलिक मनी, यानी ये क्या है कि मनी का डेवलपमेंट हुआ है। सबसे पहले क्या थी, वस्तुओं को हम मुद्रा के रूप में प्रयोग करते थे, फिर धातुओं को करने लगे, फिर पेपर मनी को, फिर क्रेडिट मनी को, और अब इलेक्ट्रॉनिक मनी को। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वस्तु मुद्रा। वस्तु मुद्रा क्या है भाई? तो ये क्या होती है, वस्तुओं से बनी होती है, कमोडिटी मनी। ठीक है, तो इनका एक अलग मूल्य भी होता है। ठीक है, विनिमय के माध्यम के रूप में तो काम कर ही रहा है, साथ ही साथ इसका एक अपनी भी वैल्यू होती है। जैसे आपने गेहूं को मुद्रा के रूप में यूज किया, तो गेहूं क्या है, विनिमय का माध्यम भी यूज हो रहा है, साथ ही साथ इसकी भी एक अपनी खुद की कीमत है, खुद की एक वैल्यू है। दूसरी बात क्या कर रही है, इसमें क्या क्या है, बड़ी संख्या में गाय, बकरी, भेड़, चावल, अनाज आदि वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। हालांकि उनमें भंडारण क्षमता, स्थायित्व, परिवहनीयता, विभाज्यता और एकरूपता का अभाव है। ठीक है, ये क्या है, इसमें समस्याएं हैं। भंडार करने की समस्या है, स्थायित्व की समस्या है, विभाजन नहीं हो सकता है। जैसे अगर काऊ को, गाय को हम विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, अब किसी को कम वस्तु देना है या कम चीज़ देना है तो आधी गाय तो दे नहीं सकते हैं, तो ये क्या हो गया, विभाज्यता की समस्या हो गई। एक रूपता भी नहीं है, गाय कई प्रकार की हैं, एक जैसी गाय तो है नहीं। ठीक है, तो ये इसमें कुछ समस्याएं थी और कुछ इसकी विशेषता थी। दूसरा क्या है, मेटेलिक मनी, धात्विक मुद्रा। धात्विक मुद्रा क्या होगा, ये धातुओं से बनी होगी। ठीक है, तांबा, पीतल, सोना, चांदी, अब स्टील का आ गया है। ठीक है, धात्विक मुद्रा को सोना, चांदी, तांबा, लोहे जैसी धातुओं से बने मुद्रा के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देने योग्य है कि एक होता है एक धात्विक और एक होता है द्विधात्विक, मोनोमेटेलिक और बाईमेटेलिक। मोनो मतलब सिंगल मेटेलिक, मतलब ऐसी मुद्रा जो केवल एक धातु से बनी होगी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक धात्विक या मोनोमेटेलिक। क्या बोलेंगे भाई, मोनोमेटेलिक। इसमें क्या है, एक सिंगल धातु का प्रयोग हुआ है। और दूसरा क्या है, बाईमेटेलिक, ये दो धातुओं से मिलकर बना होगा। जैसे 10 का सिक्का आप देख रहे हैं, 10 रुपीज़ का कॉइन देखते हैं ना, तो इधर स्टील है और किनारे में क्या है, पीतल टाइप का रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, बाई मेटेलिक का एग्जाम्पल है। ये इंग्लिश में दिया हुआ है। अब ये जो मनी होगी, ये क्या होगी, स्टैंडर्ड या फुल बॉडी मनी होगी, या मानक या पूर्ण मुद्रा। इसका मतलब क्या हुआ, मानक या पूर्ण मुद्रा निश्चित वजन शुद्धता वाले सिक्के हैं, जैसे सोने और चांदी के सिक्के। वे एक प्रकार की मूल्यवान मुद्रा है। इनका अंकित मूल्य इनका अंकित मूल्य आंतरिक मूल्य के बराबर होता है, या पिघाल जाने पर ये अपना मूल्य नहीं खोते। जैसे मान लेते हैं ये सिक्का है एक, ये क्या है, एक सोने का सिक्का है। ठीक है, तो इस पे जो पहले क्या चलता था, सोने का सिक्का चलता था, तो इस पे लिखा होगा 100 रुपया। ठीक है, मान लेते हैं 100 रुपया लिखा है, तो ये तो एक क्या हो गया, विनिमय के माध्यम के रूप में जो लिखा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेस वैल्यू, अंकित मूल्य। क्या है भाई, ये अंकित मूल्य है। साथ ही साथ ये जिस धातु से बना होगा उसका भी क्या है, एक मूल्य है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आंतरिक मूल्य या इंट्रिंसिक वैल्यू। आंतरिक मूल्य या इंट्रिंसिक वैल्यू। तो पहले क्या था भाई, जो सोने का सिक्का है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू या आंतरिक मूल्य, इंट्रिन इंट्रिंसिक वैल्यू, ये क्या होगा भाई, बहुत ज़्यादा होगा इसके फेस वैल्यू से। ठीक है, अभी 100 रुपये का सिक्का अगर सोने का मिल जाए हमको, तो अगर इसको हम पिघालेंगे, मेल्ट कर देंगे, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारा हज़ारों में होगी, जबकि इस पे क्या लिखा होगा, केवल 100 रुपया लिखा होगा। तो बीच में आपने देखा होगा कि एक बार खबर आई थी कि जो तांबा का सिक्का था 1 रुपये का, उसको लोग क्या कर रहे थे, इसमें इसमें चांदी भी थी, तो इसको लोग क्या करते थे,
सुनार लोग गला लेते थे, मेल्ट कर देते थे और मेल्ट करके चांदी निकाल लेते थे। ठीक है, तो ये समस्याएं आती है फुल बॉडी मनी में। दूसरा क्या है, टोकन मनी। इसमें क्या होगा, जैसे अब का सिक्का है, स्टील का सिक्का है, आप इसको पिघा लेंगे तो भी क्या होगा, मेल्ट करेंगे तो भी 1 रुपये आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसमें जो फेस वैल्यू है और इंट्रिंसिक वैल्यू है, फेस वैल्यू जो है वह ज़्यादा होती है और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी आपकी, कम होगी। जबकि फुल वैल्यू, फुल बॉडी मनी में क्या था, आपका आंतरिक मूल्य क्या था, या तो बराबर था या इससे बहुत ज़्यादा बड़ा था फेस वैल्यू से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो जो धातु मुद्रा थी उसमें एक क्या है आपका, फुल बॉडी मनी है। फुल बॉडी मनी मतलब कि अगर इसको हम पिघालेंगे तो इसका एक वैल्यू मिलेगा, तो वो जो अंकित मूल्य है उसके बराबर होगा या उससे अधिक होगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, टोकन मनी। टोकन मनी में क्या है, इसका आंतरिक वैल्यू कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका जो फेस वैल्यू है उसी का मेन है। जैसे कि अगर मान लेते हैं एक नोट है 2,000 रुपये का, 2,000 रुपये का ये नोट है। अब इस पे फेस वैल्यू क्या है, अंकित क्या दिया है, 2,000, इसके चेहरे पे फेस वैल्यू क्या है इसकी, 2,000। लेकिन इसको अगर हम पिघालेंगे, मेल्ट करेंगे, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हमको कुछ मिलेगी क्या, कुछ नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जो इसकी फेस वैल्यू है वो क्या बहुत ज़्यादा है और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, बहुत कम है। अब अगला बात करते हैं हम लोग पेपर करेंसी की। पेपर करेंसी क्या होता है, ये पेपर से बना होता है। ठीक है, कागज का, कागजी मुद्रा का अंकित मूल्य उसके आंतरिक मूल्य से अधिक होता है, जो बात हमने भी देखी। कागजी मुद्रा का अंकित मूल्य जितना अधिक होगा, लेन देन में उतनी ही अधिक सुविधाएं होंगी, यह संभालने और स्वीकार करने के लिए आसान होता है। पेपर मनी को निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया जाता है। प्रतिनिधि या परिवर्तनीय मुद्रा, यानी अगर मुद्रा जो छापी जा रही है उसके बदले में कुछ रखा जा रहा है, सोने चांदी का भंडार, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्टिबल मनी, प्रतिनिधि मुद्रा। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव या कन्वर्टिबल मनी। ठीक है, प्रतिनिधि मुद्रा एक प्रकार की कागजी मुद्रा है जिसे सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर इन्हें सोने में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए इन्हें परिवर्तनीय मुद्रा कहा जाता है। दूसरा क्या है आपका, फिएट या अपरिवर्तनीय मुद्रा। यहाँ धन नहीं होगा, ये क्या होगा आपका भाई, मुद्रा होगा। इसमें क्या है भाई, इसमें बैकअप में कुछ नहीं रखा जा रहा है। ठीक है, फिएट मनी को उस मुद्रा के रूप में जाना जाता है जो केंद्रीय प्राधिकरण या सरकार द्वारा 100% सोने के भंडार को बनाए रखे बिना जारी किया जाता है। ठीक है, तो फिएट मनी क्या है, फिएट मनी पूछता है कभी कभी, तो आप जानिएगा जो कि सरकार के द्वारा या केंद्रीय प्राधिकरण के द्वारा, जैसे भारत में क्या है, आरबीआई के द्वारा चलाया जा रहा हो। ठीक है, वो क्या होगा आपका, फिएट मनी है। फिर क्या है भाई, ये इंग्लिश में है यहाँ पे। अब फिर आपका आता है क्रेडिट या बैंक मनी, जैसे चेक हो गया आपका, क्रेडिट कार्ड हो गया। ठीक है, ये सब क्या है आपका, क्रेडिट मनी है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है उस प्रकार से आपका मनी का रूप भी चेंज होता जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है भाई, बहुत सारे चेक आ गए हैं, विनिमय बिल आ गए, वचन पत्र आ गए, ड्राफ्ट आ गए, साख पत्र आ गए। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं क्रेडिट मनी के। चौथा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मनी। अभी क्या है कि अब हमको पैसा देना है तो हमें कोई मुद्रा लेके जाने की जरूरत नहीं, मोबाइल से ही हम अपना पेमेंट कर लेते हैं। पहले क्या था, नेफ्ट होता था। पहले क्या करते थे, हमको पैसा देना होता था तो हम क्या करते थे, नेफ्ट करते थे या आरटीजीएस करते थे। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, यूपीआई कर देते हैं। ठीक है, तो ये अब धीरे धीरे ये आपका डेवलपमेंट हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, कानूनी निविदा नहीं है, लीगल टेंडर ये नहीं है, ये बात याद रखिएगा।